हेलो डिज़ाइन थिंकर्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आपको जो 2024 वाला साल था वो बहुत अच्छे से गुजरा होगा। हमने कई सारे डिसीजंस लिए होंगे, बहुत सारे में आप फेल हुए होंगे, कई में सक्सेस हुए होंगे और कई तो आपने शुरू भी नहीं किया होगा। और इसी चक्कर में आपका पूरा एक साल ख़त्म हो गया। आप फिर 2025 में आपने एंटर किया विद सम न्यू गोल्स, न्यू डिसिप्लिन्स और नई चीज़ों को आप फॉलो करने का आप ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने करियर में सीरियस हो रहे हैं। और इन सब के बीच अगर आप कहीं ना कहीं डिज़ाइन पे सर्च कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन की तरफ आपका एक मोटिवेशन या फिर ऐसा है कि आपको डिज़ाइनर बनना है, आपको डिज़ाइन का एक करियर चूज़ करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा कि आप कैसे 2025 में अपना डिज़ाइन का करियर शुरू कर सकते हैं। जो लोग डिज़ाइन के फील्ड में अभी नए नए हैं, एक आध साल हुए, कैसे वो ट्रांजिट कर सकते हैं। अगर वो सोच रहे कि एज अ ग्राफिक्स से मैं UI UX में जा रहा हूँ या फिर UX से मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, AR VR में जाना चाहता हूँ, तो किस तरह से मैं हेल्प हो सकता है, किस तरह से क्या क्या स्किल्स मुझे एक्वायर करने चाहिए, क्यों आप सबको डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए 2025 में, क्या क्या स्किल्स या फिर क्या क्या टूल्स है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। और वो 4 कोर स्किल जो हर डिज़ाइनर में होना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे, बात करेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई है जो डिज़ाइन को लेके बहुत एंथुसियास्ट है और आप सोच रहे कि अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और एट द एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है टॉपमेट का, वहाँ आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग योर करियर, आपका पोर्टफोलियो और वगैरह वॉट एवर रिलेटेड टू डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना करियर कैसे लोग चूज़ करते हैं लाइफ में। अगर आप एक टीनेज है जो 15 16 17 साल के हैं, अभी कॉलेज जस्ट स्कूल से पास आउट होके निकले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर आपके रिलेटिव्स जो एरियाज़ में काम कर चुके हैं आपको वही गाइडेंस देते हैं। या फिर आप थोड़े वेल टू डू फैमिली से आते हैं एंड पेरेंट्स अलाउ यू टू डू सर्टन थिंग्स, एक्सप्लोर ऑन थिंग्स, तो आप एक नए करियर ऑप्शंस पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं। और उसमें से अगर डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो आपने बहुत सारे अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा कि मुझे डिज़ाइनर बनना है तो आप कल को जाके आपने डिज़ाइन की कोई एग्ज़ाम दे दिया। आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि कौन डिज़ाइनर है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, जो कि सबसे बेस थंब रूल होता है हर एक करियर में कि कौन कितना पैसा कमा रहा होता है। और वहीं पे जो फर्स्ट थिंग है, एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती है एज अ डिज़ाइनर। लाइक हम कोई भी करियर में एंटर करते हैं तो हम हमेशा पैसे पे फोकस करते हैं रैदर देन लुकिंग एट कि हम क्या सीख रहे हैं और किस तरह से वो हमें हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। लाइक हम जब बचपन में हमें कोई भी पूछता था कि आपको क्या बनना है कुछ भी, तो हमारे दिमाग में ऐसे आंसर्स होते जो बहुत वियर्ड या फिर एट दैट पॉइंट इतना मैच नहीं करता था। लाइक किसी ने कहा कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी ने कहा कि मुझे पेंटर बनना है, क्योंकि एट दैट मोमेंट आपको वो चीज़ करने में मज़ा आता था। आपको पैसों से कुछ मतलब नहीं था, आपको जस्ट उस चीज़ में टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगता था। बट जैसे जैसे हम करियर में या फिर एज बढ़ता जाता है तो मनी इज़ समथिंग दैट कम्स इन टू द फैक्टर, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो हम फिर ऐसे करियर ऑप्शंस चूज़ करने लग जाते हैं जहाँ पे मनी प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो उस वजह से हम कभी कभी गलत करियर में भी घुस जाते हैं। अब हमने 4 लोगों को देखा कि वो कितना कमा रहे, उस वजह से है उसको देख के हम मोटिवेटेड भी हो जाते कभी कभी कि हमें भी डिज़ाइनर बनना है। जैसे कि टीनेज में बहुत होता है कि हमने कोई मूवी देख ली और हम उस मूवी से इंस्पायर हो जाते कि हमने MS धोनी की मूवी देख ली तो हमें बाहर निकलते लगता है मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। हमने कोई किसी मैराथनर की मूवी देख ली तो मैं भी रनिंग करना शुरू करूंगा। जितने भी मोटिवेशनल मूवीज़ हम देखते हैं हमें तुरंत वो एक डोपामिन हिट मिलता है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कर सकते हैं नहीं, बट द पॉइंट इज़ कि आप वो एक मोटिवेशन होता है जो 1 या 2 दिन या 3 दिन तक चलता है, वो कभी डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं होता। तो करियर जो है वो एक डिसिप्लिन थिंग है, लाइक वो उसको लॉन्ग टर्म आपको चलना है, वो चीज़ आपको हर रोज़
एवरी डे टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपको करना करना रहेगा, या फिर जब तक आपको आपके पास इतना अच्छा खासा पैसा नहीं होता तब तक आपको चीज़ करनी रहती है। बट हम कभी वो सोच के हम अपना करियर चूज़ नहीं करते, हम करियर चूज़ करते बेस्ड ऑन हमारे कितने मार्क्स आए हैं, हमें कितने की सैलरी मिलेगी, कौन सी कंपनीज में काम करेंगे, उसके बेसिस पे। और वहीं पे थोड़ा फंबल हो जाता है कि हम एट दैट एज हम गलत करियर चूज़ कर लेते हैं, एंड टिल हम जब 24-25 में एंटर करते हैं हमें लगता है कि शायद ये मुझे नहीं लेना था, कोई और करियर में घुस जाना था, चाहिए था। अब मोस्ट पीपल या लाइक बहुत लोगों ने स्पेंड कर लिया होता है अपना अच्छा खासा टाइम अगर जॉब में, तो वो स्विच करना नहीं चाहते। और अगर जिनके पास वो एक फ्रीडम रहता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ, मैं स्विच करके देखूँ, अगर मैं सीए हूँ तो मैं डिज़ाइनर बन के देखूँ, या फिर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं सीए बन के देखूँ, या फिर मैं कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे के बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ, या फिर रेलवे सेक्टर, कोई भी सेक्टर में। तो वो एक फ्रीडम होता है किसी का, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है तो कर सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें होती है। तो बट अब ये तो हो गया कि आप कैसे अपना करियर चूज़ कर रहे हो। तो सेम गोज़ टू कि बहुत सारे अभी अभी भी इंडिया में डिज़ाइन इज़ लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव लोगों का एजुकेशन। लाइक डिज़ाइन अगर मैं कहूँ कि आई कम फ्रॉम अ Tier 2 सिटी, वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं डिज़ाइनर हूँ, या फिर कोई डिज़ाइन कॉलेज, डिज़ाइन को एज अपना कोई फर्स्ट सोर्स ऑफ या फर्स्ट करियर चॉइस कोई नहीं रखता। सबके लिए इंजीनियरिंग होता है, सीए हो गया, डॉक्टर करना हो गया, ये तीन तो सबसे मेन प्रायोरिटी होते हैं। तो डिज़ाइनिंग इज़ नॉट समथिंग दैट्स वेरी फेमस और पॉपुलर इन Tier 2 और Tier 3 सिटीज़, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़। इट्स ऑल्सो बिकॉज कि डिज़ाइन को इतना हमने कभी एक्सप्लोर किया नहीं है, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को या फिर स्पेसिफिक एरिया को। जितना बूम इंजीनियरिंग के फील्ड में हुआ है, लाइक जैसे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल के, हमारे इंडिया में या फिर कंट्री में इतने डिज़ाइनिंग कॉलेजेस है नहीं। और जितने कॉलेजेस है वो सारे ऐसे शहर में है जो Tier 2 या मेट्रो सिटीज़ है। तो वहाँ के पब्लिक अलग है, वहाँ के चिल्ड्रन जो वहाँ पे बड़े हुए, उनका एक माइंडसेट अलग होता है। तो उनके लिए डिज़ाइन एक अलग वे में देखा जाता है। इसीलिए हम कभी किसी को देखते कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं तो मोस्टली वो एक्सपेंसिव वर्क है, या फिर ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। अगर मैं कोई गांव के अंदर जाके कहूँ कि आपको डिज़ाइन की जॉब करनी है या फिर ऐसा एक करियर है, तो उनके लिए वो एक सेफ़ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ का कि क्या होता है डिज़ाइन, कैसे इसमें से पैसे कमाए जा सकते हैं। हमें आइडिया नहीं होता और हम गलत राह पे चल जाते हैं। और जब तक हमें पता चलता है डिज़ाइन एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और हम कर सकते थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो चलिए इसी से हम शुरू करते हैं कि जो लोग भी डिज़ाइन करियर को अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके या फिर इस करियर में एंटर करना चाहते हैं, तो थोड़ा अपना एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ मिथ्स है, या फिर आप सोच रहे हैं कि, या फिर आपने देखा है बहुत लोगों को कि इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और इतने पैसे कमा रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस मे बी 99% ऑफ द टाइम गलत हो सकता है। तो हम वो थोड़ा पहले एक सेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे आप अपने डिज़ाइन करियर को शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस की, तो हमारा सबसे पहला एक्सपेक्टेशन या फिर एक सोच लोगों की होती है कि एवरी वन अंडरस्टैंड्स डिज़ाइन। इसका मतलब ये, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, बहुत लोग डिज़ाइनर इसीलिए भी बनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कलर चूज़ करना या फिर एस्थेटिक्स समझना उनके लिए बहुत इजी है, या फिर वो फ़ॉन्ट्स अच्छे से चूज़ कर सकते हैं, वो कलर अच्छे से, वो उनको पता है कहाँ से क्या एसेट चूज़ करना है। और यही बेसिक चीज़ें होती है जो उनको ऐसे फील करता है कि हम एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब ये जस्ट वन पार्ट है ऑफ द डिज़ाइन। अगर मैं इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लूँ तो डिज़ाइन बहुत इन डेप्थ में बहुत ही डिफरेंट है रेदर देन जो हमें दिखता है। लाइक एज डॉन नॉर्मन सेज, गुड डिज़ाइन नेवर गेट्स शोन, या फिर जो चीज़ें अच्छी दिखती है उस पर हम कंप्लेन नहीं करते, या फिर ऐसा यूज़र कभी उस पर इतना वो नहीं कहता कि डिज़ाइन अच्छा है। बट अगर एवरी बैड डिज़ाइन इज़ नोटिस बाई एवरी वन, तो गलत डिज़ाइन करता है तो वो सबको दिखता है, बट अच्छा डिज़ाइन इज़ इनविजिबल। तो सब लोगों को गलत डिज़ाइन ही दिखता है। तो अगर आप ये मान के चल रहे कि मैं अच्छा डिज़ाइन देख सकता हूँ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप
मिसगाइडेड है या आपकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम अ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। अब क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि डिज़ाइन करने में जस्ट कुछ टूल्स का यूज़ कर लिया, कुछ फॉन्ट्स कलर उठा लिए, वो डिज़ाइन है, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कोई सीए है या फिर लॉयर है, उनको काफ़ी सारी किताबें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे जार्गन वर्ड्स होते हैं, काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ्रॉम अ यूज़र्स पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि थोड़ा हार्ड रहेगा पढ़ने में, समझने में, इसलिए हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है डिफ़िकल्ट कोर्स है। बट डिज़ाइन को लेके ऐसा नहीं है। डिज़ाइन सबको लगता है कि एक ईजी टू लर्न स्किल है, हम उसको करके कुछ छोटा मोटा काम, फ्रीलांसिंग का काम ढूंढ लेंगे या फिर कुछ काम कर लेंगे। वो नहीं है। डिज़ाइन को अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो वो एक काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अलग चीज़ें उसमें आती है। मोर अबाउट कलर थियरी। अब उसमें क्या है कि काफ़ी सारे जो वर्ड्स है, लाइक कलर थियरी हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, हम काफ़ी बार हम सुनते रहते हैं लोगों से, तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ हमने सुनी हुई है तो हमें आता है और इस वजह से हम एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ आती है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, आप जैसे ही डिज़ाइन के फील्ड में एंटर कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आती है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। लाइक आपको अनलर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखा है, आपने सोचा है या फिर आप समझते कि इसी तरह से होता है, उसको भूल के एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने ए टू जेड सीख लिया है, अब आपको फिर से ए टू जेड सीखना है और आपको नहीं पता ए टू जेड क्या होता है, तो उस माइंडसेट और पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, फैंसी टूल्स। अब काफ़ी डिज़ाइनर्स को, खास करके जो टीनेजर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि एक आध टूल सीख लूँ तो मेरा काम सॉर्टेड है, मैं फ्रीलांसिंग काम शुरू कर सकता हूँ, मैं पैसे कमाना शुरू। बेसिकली टूल्स इसीलिए लोग सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रेफर करते हैं, ताकि एक ईजी वे टू अर्न मनी हो जाए। बट ये समझिए कि एआई का ज़माना है जहाँ पे आपसे बेटर डिज़ाइन अच्छे क्वालिटी में और वेरियस ऑप्शंस के साथ एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बना के दे रहा है। तो आप अगर एक टूल को यूज़ करके अपना जस्ट एक टूल बेस्ड स्किल बढ़ा रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक एआई को ही हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आप एक डेटा सेट बना के दे रहे हो एआई को, और वो उस पर ट्रेन होके डिफरेंट डेटा या फिर डिफरेंट आउटपुट दे रहा है क्लाइंट्स को या दूसरे यूज़र्स को। तो rather than focusing on fancy tools, focus on design thinking, design knowledge, design processes। तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को। तीसरा, लर्निंग एंड्स विद द कॉलेज। हाँ, ये स्पेसिफिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो मोस्टली डिज़ाइन कॉलेजेस में है। मोस्टली इन्हें लगता है कि एक बार मेरी जॉब लग जाए कहीं पे एक अच्छी कंपनी में तो मैं सेट हूँ। आप हमेशा पहले जॉब की सोचते हैं, और ये अक्रॉस द फील्ड सब पे है कि हमेशा हम पहले जॉब की सोचते हैं, हम दूसरे जॉब या तीसरे जॉब पे, या फिर हम लॉन्ग टर्म सोचते नहीं हैं। आपको नहीं पता कि आपको जो पहला जॉब लगने वाला है वो मे भी अच्छा हो सकता है, मे भी ख़राब हो सकता है, मे भी आप सेम कंपनी में 20 साल तक टिके, मे भी आप एक हफ्ते में छोड़ दें। आपको कोई आइडिया नहीं कि क्या हो सकता है आपके करियर को लेकर, फिर क्या ट्रांजिशन आप करने वाले हैं। मे बी फॉर द 6 मंथ्स या 1 ईयर आप एज ए यूआई डिज़ाइनर हो, एज ए विजुअल डिज़ाइनर काम कर रहे हो, बट आपका इंटरेस्ट यूएक्स में लाई कर रहा है, और 2-3 साल बाद आप एज ए यूएक्स रिसर्चर काम करने लग जाओ, आगे जाके आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम करने लग जाओ, तो आपको अपना नीश ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो अभी नीश आप ऐसे डे वन पे नहीं ढूंढ सकते। तो लर्निंग इज़ समथिंग, उसको आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करते रहनी पड़ेगी, नेटवर्किंग करते रहना पड़ेगा, और जो भी नई चीज़ें मार्केट में आ रही है उसको आपको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, और आई वुड से कि अप टू डेट रहना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाओगे। इसलिए कि आपने बहुत मेहनत की, कॉलेज में आपने एक अच्छी कंपनी फोड़ी, बट जैसे ही कुछ कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, फिर कुछ कारणवश आपको निकाल दिया गया, आप फिर वापस वहीं आके अटक गए, आपको ये नहीं पता कि आपको नेक्स्ट आगे क्या करना है। फास्ट सक्सेस इन ग्लैमरस। अब ये तो सारे लोगों का है कि जो भी डिज़ाइन फील्ड में आना चाहता है उसको ऐसा लगता है कि डिज़ाइन एक काफ़ी कूल जॉब है,
10 लोग के सामने बोलने में अच्छा लगता है, एक सोशल वैलिडेशन मिलता है, ईगो बूस्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उनको लगती है कि एज अ डिज़ाइनर सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बट रियलिटी में जो काम रहता है, द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, वो आपके मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर देती है। लाइक आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कभी कभी, एंड इट्स नॉट लाइक कि आपका बैड स्ट्रेस है, बट इट्स कि आप एक चीज़ को 100 बार कैसे बनाओगे। अगर आपको एक काम दिया जाता है कि एक लॉगिन स्क्रीन है, उसको आपको 100 वेरिएशंस बनाने हैं, आप मैक्सिमम 7 8 10 12 15 बनाओगे, तो उसके बाद आप कहाँ से क्रिएटिविटी लाओगे, उसके बाद एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या करोगे। वही होता है मेन डिज़ाइनर का जॉब, कि एक अलग सोल्यूशन जो यूनिक हो, इजी टू यूज़ बाय द यूज़र्स हो और इजी टू इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रख के एक डिज़ाइन को काम करना पड़ता है। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपेक्ट रख के चलना पड़ेगा कि बहुत सारी ये कोई कूल जॉब नहीं है या फिर ग्लैमरस नहीं है। जितना कूल दिखता है उससे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी इन वर्क। अब जो लोग कॉलेजेस में पढ़ के आए उन्हें पता होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट करने में काफ़ी टाइम लेते हैं, या फिर आपके पास एक फ्रीडम होता है, क्रिएटिविटी फ्रीडम और टाइम का भी रहता है कि आप एक चीज़ को बहुत बार आइट्रेशन कर सकते हैं, आप अलग अलग आइडियाज़ पे मल्टीपली काम कर सकते हैं। बट जैसे आप इंडस्ट्री में आते तो वो इंडस्ट्री जो है वो आपकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम से नहीं चल रहा है, वो चल रहा है कितने पैसे आप कमा के दे रहे हो आपके डिज़ाइन से। तो अगर आपको एक डिज़ाइनिंग स्किल किसी को 2 का 4 या 10 करके नहीं दे रही है, तो वो एक फेलियर डिज़ाइन हो जाता है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें फास्ट चलती है और अप टू द पेस चल रही होती है। अब आप ये कहेंगे कि मुझे क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, मुझे डायरी स्टडीज़ इंटरव्यू करना है, वो सब मोस्टली कोई करता नहीं है। और अगर कोई कर भी रहा होता है तो बहुत फास्ट पेस में होता है। तो आपको वो एक गैप या फिर आपको क्या कहते हैं, इसको एक पुश करने में टाइम लगता है कि मैं कॉलेज में ऐसा पढ़ता था या फिर मैंने ऐसे सीखा है कहीं से, और रियलिटी इंडस्ट्री में कुछ अलग तरीके से काम हो रहा है। तो काम अलग तरीके से नहीं हो रहा है, इस जस्ट कि फास्ट पेसिंग चीज़ है। अब जैसे जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे आपको टाइम की एक कंस्ट्रेन आ जाता है, टाइम का एक लिमिटेशन आ जाता है, तो आपको उतने टाइम में चीज़ों को करके देना पड़ता है। तो वो आपको एक समझना पड़ेगा और उसी पे आपको थोड़ा काम करना रहेगा। तो अब ये दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है हु कैन बिकम अ डिज़ाइनर। अब यहाँ पर ऐसे कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं कि कोई पर्टिकुलर लोग ही बन सकते हैं या फिर जिनके पास पैसे से वही बन सकते हैं, कुछ ही किसी टियर 1 सिटी में रह रहे वही बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब है कि क्या एक ऐसा इनबॉर्न स्किल या फिर कोई ऐसी बात आप में होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा डिज़ाइनर या फिर एक डिज़ाइन करियर में चूज़ कर सके। जैसे हमें बचपन में खुराफाती दिमाग होता था, किसी को मोटर गाड़ी होती थी उसका मोटर का गाड़ी खोल देते थे, रिमोट कंट्रोल कार होता था उसका पूरा तोड़ फोड़ कर देते थे। किसी का इंटरेस्ट होता था खाना बनाने में, किसी का इंटरेस्ट होता था कि फिनाइल है, पे टूथपेस्ट है, काफ़ी सारे केमिकल्स को जस्ट मिक्स करके देखना। काफ़ी सारों का इंटरेस्ट होता था जस्ट लाइक ऑब्जर्व करना चीज़ों को। काफ़ी सारे लोगों का होता था आ, कुछ तोड़ के फिर से बनाना। तो बहुत सारे एक इनबॉर्न या फिर एक बचपन से कुछ कहीं ना कहीं एक स्किल्स होती है जो वही चीज़ पे हम आगे जाके काम कर रहे होते हैं। तो ये उसी पॉइंट पे ये टॉपिक है, हु कैन बिकम अ डिज़ाइनर। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहला है एम्पैथी टूवर्ड्स यूज़र। इसका सरल भाषा में मतलब दूँ तो सामने वाला आपका यूज़र है तो आप उसको पहले समझिए, आप उसकी जगह पे रह के देखिए कि क्या वो फील कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, एज ए डिज़ाइनर हम एज ए डिज़ाइनर हम अपने आप को भी एक यूज़र कंसीडर करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बायसनेस आ जाते हैं कि मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को को इस तरह से मैं टैकल करने का कोशिश करता हूँ। तो मे बी यही एक कॉमन रूट सब लोग फॉलो करते होंगे। तो एक
कहीं ना कहीं आपके डिज़ाइन में, आपके सोल्यूशन में वो बायसनेस आती है, तो वो हमेशा कभी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिज़ाइन कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते, वहाँ पे जूरी होता है। वो तो वहाँ पे कुछ सही या फिर कुछ गलत नहीं होता, सबकी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होती है। और जूरी का एंड गोल वही होता है कि जो आपका पर्सपेक्टिव या परसेप्शन था आपके सोल्यूशन में, वो कितने लोगों के साथ ज़्यादातर मैच कर रहा है। तो आपने अगर एक सोल्यूशन सोचा है वो 100% लोगों के साथ मैच करे, इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है ईजी टू इम्प्लीमेंट है, ईजी टू यूज़ है। वरना अगर आपका जो सोल्यूशन है वो 50 या 60% लोगों के साथ मैच कर रहा है, तो आपको रीआइटेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बैड डिज़ाइन में कंसिडर होता है, उसको रीआइटेट करके गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट करना होता है। तो एम्पैथी टुवर्ड्स यूज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फील करना पड़ेगा कि यूज़र क्या सोच रहा है, आपको उस लाइक बी इन देयर शू, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी क्या है। आपको अगर फार्मर का सोल्यूशन आपको समझना पड़ेगा एज अ फार्मर, वो उसकी क्या पेन पॉइंट्स है, उसको कहाँ पे खुशी मिलती है, उसको कहाँ दुख होता है, कहाँ दर्द होता है, सारी चीज़ें। तो एम्पैथी एक चीज़ है, वो हमेशा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बेसिक कॉमन सेंस। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज अ डिज़ाइनर हम काफ़ी सारे अलग अलग डोमेन्स पे काम करते हैं, और एज अ ह्यूमन हमें हर चीज़ या हर डोमेन का कहीं ना कहीं छोटी छोटी नॉलेजेस होती है। तो वो एक जो बेसिक कॉमन सेंस होता है वो हमें रख के काम करना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक ऐप बनाना है फाइनेंशियल सर्विसेज के बेसिस पे, तो एक बेसिक कॉमन सेंस ये कहती है अगर फाइनेंशियल सर्विसेज किसी को चाहिए, इसका मतलब है सामने वाले के पास पैसा होना चाहिए। तब यूज़र गलत यूज़र, टारगेटेड यूज़र पे आप सोल्यूशन करेंगे या फिर यूज़र जर्नी या फिर यूज़र पर्सोना बनाने का ट्राई करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिज़ाइन फेल होगा। तो कहीं पे आपको बेसिक कॉमन सेंस लेके चलना पड़ता है डिज़ाइन में। तीसरा हो गया यूजर्स आर जस्ट नॉट लिमिटेड टू ह्यूमंस। अब स्पेसिफिकली हम जब कुछ चीज़ें सोचते हैं डिज़ाइन करने के बारे में, हम एज ए ह्यूमन इंटरेक्शन के इस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि एज ए ह्यूमन किस तरह से हम किसी चीज़ को बनाएं ताकि सामने वाला यूज़ कर सके। कहीं ना कहीं सही है 19% टाइम, बट हम एक प्लानट पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो अगर आप डिज़ाइन सिर्फ एक ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आप काफ़ी सारे जैसे कि मान लीजिए पेट ग्रूमिंग का है, तो उसका कोई बेड डिज़ाइन कर रहा है, तो वो एक एज अ ह्यूमन को सोच के नहीं बनाएगा, क्योंकि ह्यूमन जब बाल या फिर ग्रूमिंग कर काटने जाते हैं, ग्रूमिंग होता है, तो चेयर पे बैठ के करते हैं। वर्सेस जब पेट ग्रूमिंग होता है तो उनको लाइक एज अ बेड लाइक चीज़ पे लटकाया जाता है, उनको बांध के ग्रूमिंग किया जाता है। तो आपको सिर्फ ये समझ के नहीं चलना है कि यूजर्स आर जस्ट ह्यूमंस, तो आपको थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक दूसरी तरह से भी सोचना पड़ेगा चीज़ों को। डिज़ाइन इज़ इंक्लूसिव एंड नॉट सुपीरियर। अब आ, ये मैंने काफ़ी नोटिस किया है डिज़ाइनर्स में कि डिज़ाइनर्स के पास एक हल्का सा ईगो रहता है कि मैं हमेशा यूज़र के बारे में सोचता हूँ, तो ऐसे ही काम होना चाहिए, या फिर मैंने जो सोचा है उसी तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। कभी कभी होता है कि आपने कुछ डिज़ाइन दिया है, सबमिट किया अपने प्रोडक्ट मैनेजर को, बट एट द एंड जब प्रोडक्ट लाइव जाता है तो वो कुछ अलग दिख रहा होता है। लाइक तो आपको लगता है कि ये बटन यहाँ कैसे आ गया, ये लिंक कहाँ चली गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने इलस्ट्रेशंस ऐड किए थे, एनिमेशंस किए थे, वो कहाँ चले गए। तो आपको कहीं ना कहीं वो एक फोमो लगता है, आपको एक ईगो आता है कि ऐसे कैसे कर लिया। तो वो नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि डिज़ाइन जो है वो जस्ट एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो या सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, तो आप डिज़ाइन इज़ जस्ट अ पार्ट। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और इन्वॉल्व होती है। इंजीनियरिंग टीम हो गई, मार्केटिंग टीम हो गई, फाइनेंशियल टीम हो गई, सीईओज़ के परमिशंस हो गए, अप्रूवल्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ होती है। तो डिज़ाइन जस्ट एक पार्ट है जो एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट को ईजी कर रहा है। आप एज ए सिक्स्थ पिलर जैसे बन के नहीं बैठ सकते कि मतलब मैंने जो कहा वो ही उसी तरह से होना चाहिए क्योंकि वही यूज़र को चाहिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि बिजनेस कैसे रन होगा। आपका सोल्यूशन में भी ईजी फॉर यूज़र हो सकता है, बट उससे बिजनेस को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या उनको पैसे उतने मिल रहे हैं? नहीं। एग्जाम्पल है कि क्यों
क्यों सब्सक्रिप्शन कैंसिल का जो बटन होता है वो काफ़ी अंदर रखा जाता है, क्योंकि बिजनेस ये नहीं चाहती ना कि हर एक पॉइंट पे आके यूज़र्स को कैंसिल करता रहे। आपके लिए प्रोसेस इजी होता है हर चीज़ में। देख लीजिए, आप बैंक अकाउंट खोलिए, प्रोसेस इजी होता है। आप डीमेट अकाउंट खोलिए, कहीं ना कहीं जब आपको एंटर करना होता है ना, वो बहुत इजी होता है। बट कभी आप बाहर निकलना होता है, वो मुश्किल होता है। अब हाँ बोलना बहुत इजी होता है, बट ना बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इट सेम गोज लाइक दैट। ओके, लास्ट पॉइंट, क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आपको हर एक चीज़ का एक खुराफाती क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये किस तरह से होता है। एवरी क्वेश्चन या फिर एवरी स्टेटमेंट शुड हैव अ वाई। अगर मेरे जैसे बचपन में आदत थी हर एक चीज़ में वाई पूछने की आदत थी। जब 2014-15 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था और चीज़ें फ्री में जाती तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था, व्हाट्सएप कैसे पैसे कमा रहा है, व्हाट्सएप कैसे पैसे कमा रहा है। तो हर एक चीज़ पे क्वेश्चनिंग करना ज़रूरी है। हाँ, हम एज ए इंडियंस इस सोसाइटी में आते हैं जहाँ हमें क्वेश्चन करने को मना किया जाता है कि आपको जो बताया गया वही कीजिए। बट डिज़ाइन फील्ड एक अलग चीज़ है। आपको वहाँ पे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ पे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में है डिज़ाइन में जहाँ पे यूज़र किसी चीज़ पे इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें एक डॉट भी ऐड कर रहे हैं, तो उसका भी एक मीनिंग होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो उसका एक क्वेश्चन कीजिए क्यों है। सेम गोज अगर एक प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमने देखे होते हैं जहाँ पे आ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझ नहीं आती। अगर मैं अपने इस फ़ोन की बात करूँ, बहुत सारे फ़ोन्स में ये पार्ट दिया जाता है लटकाने के लिए। अब मोस्ट पीपल इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता किस चीज़ के लिए। अब कोई इस पे सवाल नहीं करना चाहता कि वाई। तो वो एक वाई है, उसको हमेशा दिमाग में लेके चलना है, क्वेश्चंस करते रहना है। क्योंकि जहाँ पे आप क्वेश्चंस करना स्टॉप करते हैं वहाँ पे आपका प्रॉब्लम फाइंडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। डिज़ाइनर बस एक सोल्यूशन ढूंढ के नहीं दे रहा होता है, डिज़ाइनर पहले प्रॉब्लम ढूंढता है, फिर वहाँ से सोल्यूशन ढूंढ बनाता है। जोमेटो, स्विगी इसीलिए मार्केट में या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज इसलिए नहीं टिक पा रही क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं फाइंड कर पा रही है। जोमेटो, स्विगी प्रॉब्लम्स पहले फाइंड करती है, उसका सोल्यूशंस बनाती है। वो सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे खाना ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहा है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे काम करती है। कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सक्सेसफुली होता है, कुछ नहीं होता। बट प्रॉब्लम फाइंड करना इज द मेन चैलेंज। सोल्यूशन तो दुनिया भर के पास लोग हैं। आप पेपर पढ़ने वाले के पास, मतलब चाय पी रहे होंगे लोग, वहाँ जाके कोई पूछेंगे तो 10 लोग 10 तरह के जवाब देंगे आपको। बट प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप वो कर रहे हैं, तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने अभी ये टॉपिक देखा कि हु कैन बिकम अ डिज़ाइनर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू बी अ ग्रेट डिज़ाइनर। अब ये आप ग्रेट डिज़ाइनर एज इन आप दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर या फिर महाकलाकार नहीं बन सकते। इसका एक सरल भाषा है कि क्या एक मिनिमम जो कोर क्वालिटीज़ जो हर एक डिज़ाइनर में होती है वो होनी चाहिए, ताकि वो आपको हेल्प करे एज अ ग्रेट डिज़ाइनर बनने के लिए। तो वो 4 क्वालिटी है जो हर डिज़ाइनर के पास होती है और सारे डिज़ाइनर्स अग्री करेंगे इस बात को लेके। जो हमारा पहला है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारा काम है चीज़ों को देख के उसको चेंज करना। या फिर मतलब मान लीजिए आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप सिस्टम डिज़ाइन में है। आप एक प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं, तो आप फाइंड करने के लिए कहीं ना कुछ देखेंगे ना। मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया गरीबी हटाने का, तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लोग गरीबी किसको कहते हैं, गरीबी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कौन से शहर में, कौन से सिटी में कितने कितने परसेंटेज लोग को गरीबी में कंसिडर किया जाता है। तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया। तो ऑब्जर्वेशन एक बेसिक स्किल होता है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है, जब बॉर्न होता है तो उसका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट या फिर फर्स्ट लर्निंग फेज होता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन का रहता है। आपने देखा होगा कई बच्चे आपको लाइक ऑब्जर्व करते रहते हैं आसपास की चीज़ें। आप मुंह बनाते रहते हैं उनको देख के, तो वो आपको घूर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं। तो उस लर्निंग फेज में वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उसके बाद जो दूसरा फेज है इंटरेक्शन का। अगर मैं एक एग्जांपल बेबी का ही दे रहा हूँ आपको, तो बेबी क्या करता है, बहुत लर्निंग फेज में सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो उस फेज में
हिल नहीं पाएगा, कहीं पे जा नहीं पाएगा, तो चीज़ों को बस जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वो ऑब्जर्व करता है। और जैसे एक टाइम पे वो रेंगना शुरू करता है, चलना शुरू करता है घुटनों के बल, वो इंटरेक्ट करता है चीज़ों के साथ। अब इंटरेक्ट हो सकता है बाय टचिंग ऑन समथिंग, और बाय फीलिंग थिंग्स, किसी चीज़ को देख के डरना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, तो काफ़ी सारी चीज़ों को इंटरेक्ट करता है उसी चीज़ में। तो थर्ड चीज़ आता है टॉक। अब बच्चा उस कम उम्र में टॉक नहीं करता, बट आपने देखा होगा कि कई बार, या फिर बहुत बच्चे, मोस्टली सारे बच्चे कुछ भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, इन शॉर्ट। अब ये होता है फ्रॉम लुकिंग एट समथिंग, क्योंकि उस एज में जब बच्चा एक ग्रोइंग स्टेज से थोड़ा बड़ा आता है तो उसको हम खाना देना शुरू करते हैं, और उसके लिए मदर जो होती है वो हाथ से ही उसको खाना देती है। तो उसके लिए एक चीज़ जो कॉमन होती है कि हाथ में जो चीज़ उठाई वो हमेशा मुंह में ही जानी चाहिए। तो अगर ये फ्रॉम बेबी पर्सपेक्टिव हो गया। टॉक अगर मैं एज अ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव की बात करूँ, हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, हमने उस चीज़ को इंटरेक्ट किया, लाइक हमने गरीबी को पहले समझा, इंटरेक्ट किया काफ़ी सारे लोगों से। तो इंटरेक्शन में आप दूसरा पॉइंट है कि आप कैसे बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप सिर्फ इंटरेक्ट करके भी किसी चीज़ को नहीं समझ सकते कि क्या चल रहा है। किसी आपको सब पूछना पड़ेगा लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है आपको पूछने पे ही आंसर मिलती है। तो वो टॉक का वही पर्सपेक्टिव है, आपको पूछना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें। एंड द फाइनल इज आइटरेट। तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया, आपको सब कुछ समझ में आया, तो लास्ट आपका क्या है, आपको एक सोल्यूशन पे काम करना है। अब सोल्यूशन जो एज एक चीज़ याद रखिए, एज अ डिज़ाइनर जो पहला सोल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो सबके दिमाग में आ रहा है। एज अ यूज़र है उसके दिमाग में तो है ही वो सोल्यूशन। तो 99% टाइम वो सोल्यूशन कभी काम नहीं करने वाला, वो इफेक्टिव भी नहीं होता। तो आपको चीज़ों को आइटरेट करना पड़ेगा। अब मे बी इट्स ऑन रिमूविंग पोवर्टी, गिविंग हेल्दी फूड्स, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, वो डिजिटल हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आइट्रेशन इज कंपलसरी। लाइक अभी भी कंपनीज लाइक एप्पल, वो एप्पल के फ़ोन आइट्रेट पे ही बेचती है। लाइक वो हर साल कुछ कुछ एक चीज़ ही चेंज कर रही होती है, और कुछ एक फीचर ऐड करती है, बट वो हर साल अगर सेम चीज़ बना के बेचते रहेंगे तो एक ना एक टाइम पे उनको वो ख़त्म करना पड़ेगा, दैट लेगेसी ऑफ आईफोन्स का। तो कभी ना कभी उनको थोड़ा कुछ आइट्रेट करना पड़ता है। वो बात अलग है कि वो बहुत कम चीज़ों पे आइट्रेट करते हैं, और पर्सनली मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ तो मैं उस पर इतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट आइट्रेशन इज़ नेसेसरी आपको सस्टेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल है, आप हर रोज़ दाल चावल खा के बोर हो जाएंगे, तो आपको कुछ अलग खाना बनाना पड़ेगा ना। तो आप खाना रोज़ कुछ अलग बना रहे, तो उसे वही आइट्रेशन प्रोसेस है। तो ये 4 स्किल आपके अंदर होना चाहिए टू बिकम अ ग्रेट डिज़ाइनर। अगर ये 4 स्किल आपका इनबॉर्न स्किल है, तो आपको एक डिज़ाइनर, अच्छा डिज़ाइनर, फिर बेटर डिज़ाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझिए। फिर आता है डोंट एंटर इनटू डिज़ाइन करियर इफ़। अब क्यों आपको डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए? मैं काफ़ी लोग को ये बात कहता हूँ कि आप डिज़ाइनर मत बनिए, ये करियर पाथ आपके लिए नहीं है। आ, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, नॉट विलिंग टू एम्ब्रेस फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। बहुत लोग का अपने आप में एक ईगो होता है कि मैंने जो बनाया, जो हमने डिस्कस किया, कि मैंने जो काम किया वो तो सही है, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई डिज़ाइन बना ही नहीं सकता, ये डिज़ाइन में क्या ख़राबी है, ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर कर सकता हूँ, या फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहाँ पे। एक बात समझिए कि ये जो आपने डिज़ाइन बनाया, फिर जो भी आपका आउटकम है, वो प्रोडक्ट, वो आप नहीं यूज़ करने वाले, वो यूज़र्स यूज़ करने वाले, वो बिजनेसेस यूज़ करने वाली, वो कंपनियाँ यूज़ करने वाली अपने अपने प्रॉफिट के लिए। तो आप हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मत बताइए, और अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, क्रिटिसिज्म दे रहा है कि गलत है, तो इस पर काम कीजिए। बहुत डिज़ाइनर्स इरीटेट हो जाते इस चीज़ को लेके। मानता हूँ काफ़ी क्लाइंट्स होते जो इरीटेट करते हैं हमें, कि लाइक लोगोज बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो जेन्यूनली होते, जिनको ये नहीं पता डिज़ाइन के, बट उनको पता है कि ये मेरे चीज़ों को अच्छा नहीं कर रहा है, ये उनको उनका काम है देना क्रिटिसिज्म, तो आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अगर आप वो
ले नहीं सकते या फिर ऐसा लगता है कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, तो आप डिज़ाइन करियर में मत घुसिए। आप एक ऐसे जॉब में घुसिए जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा, आपको कोई फीडबैक नहीं दे रहा, आप अपने काम में मस्त है, आपको आपका पगार मिल रहा है सही टाइम पे, आपका घर चल रहा है, तो बट डिज़ाइन करियर मत चूज़ कीजिए। दूसरा हो गया केयर अबाउट एस्थेटिक्स, जो मैंने बात किया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता, सोल्यूशन नहीं पता, और आप जस्ट चीज़ों को अच्छा बनाने में चल रहे हैं। लाइक आपने टूल सीख लिया कई, बहुत सारे क्लिक बेट्स देखने को मिलता है कि लर्न फिग्मा इन 30 days एंड अर्न 30,000 3 lakhs पर मंथ, फ्रीलांसिंग शुरू कर दीजिए। वो लोग आपको 30 दिन में कोई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना या फिर सोल्यूशंस फाइंड करना वो नहीं सिखा सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड समवंस प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसीलिए तो अनसॉल्व है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। तो 30 दिन में आप क्या ही प्रॉब्लम डिज़ाइनर बन रहे हो, आप टूल्स ही सीख रहे हो। मोस्टली आप एस्थेटिक बनाना सीख रहे हो कि कैसे चीज़ अच्छी दिखती है। हमने येलो को थोड़ा पेल येलो कर दिया, अभी जिस तरह का ट्रेंडी कलर चल रहा है, ब्रूटलिज्म, न्यू ब्रूटलिज्म, अब वही चीज़ को यूज़ करके आपने कुछ चीज़ों को एस्थेटिकली बना लिया, बट वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपका एक मान लीजिए योनो एसबीआई की वेबसाइट या फिर कोई बैंक का वेबसाइट है, वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे लॉगिन का बटन ही नहीं मिल रहा, या फिर मुझे एम पिन डालने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। आपने यूज़ रखा है वहीं पे बट दिख नहीं रहा फ्रॉम द यूज़र्स पर्सपेक्टिव, तो फिर क्या ही मतलब है आप बनाने का डिज़ाइन। इससे अच्छा आप मत ही कीजिए। तीसरा हो गया नॉट कंफर्टेबल विथ अनसर्टिनिटी एंड एम्बिग्यूटी। अब डिज़ाइन करियर ऐसा है ना कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लाइक आपको नहीं पता कि आप जॉब कब चली जाएगी, आपको ये नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपको ये नहीं पता कि कब कौन सा नया टूल आ जाएगा जो काफ़ी फेमस है या फिर काफ़ी लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जबकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें लगता है कि फिग्मा इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टूल अमॉन्ग द डिज़ाइनर्स, बट फेसबुक हो गया, मेटा हो गया या फिर गूगल है, वो लोग फिग्मा नहीं यूज़ करते अपने डिज़ाइन थिंकिंग के लिए, डिज़ाइन स्प्रिंट्स के लिए या फिर डिज़ाइन प्रोसेस के लिए। उनके लिए एक अलग टूल है जो कि अभी काफ़ी लिमिटेड एक्सेस के यूज़ केस में है, और जब वो एक मास ऑडियंस पे शिफ्ट होगी वो चीज़, तब सारे लोग यूज़ करने लग जाएंगे। तो अब वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम फिग्मा फिग्मा करते आ रहे हैं, बट एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो फिग्मा को भी आगे निकलने वाले काफ़ी सारे टूल्स होंगे। तो आप वो लेके चलना पड़ेगा अनसर्टेनिटी, और आपको एक अगर सेफ प्ले करना है अपने करियर को लेके, आपको ये करना है कि मुझे इतना अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, तो ये डिज़ाइन करियर आपके लिए नहीं है। और एक बात मैं बता दूँ, एज अ डिज़ाइनर आपको सिर्फ आप अपने जॉब पे टिक के ही कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्रिएटिव प्लेस है। तो आप कहीं ना कहीं आपके जॉब वर्क प्लेस में क्या होता है कि आपको कुछ काम मिलता है जो आपको सर्टन गाइडलाइंस के हिसाब से सर्टन टाइम में करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़े बोर हो जाते हो, फिर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, आपका एक फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, डिज़ाइन प्रोसेस सब कुछ हल्का हो जाता है। तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स करना चाहिए। तो अगर आप वो भी नहीं मैनेज कर पाते अपने टाइम को लेके, तो वो भी एक पॉइंट है कि इस वजह से आपको डिज़ाइन करियर में नहीं घुसना चाहिए। डोंट एंजॉय कोलैबोरेशन। आप अगर इंट्रोवर्ट है, आपको लोगों से बात करना नहीं पसंद, आपको फीडबैक लेना नहीं पसंद, आपको क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, आपको बस आप अपने में ही रहना है, तो भी डिज़ाइन करियर आपके लिए नहीं है। क्योंकि फिर आप डिज़ाइनर नहीं है, आप आर्टिस्ट हैं। आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है इसलिए आप बना रहे हैं। आप अब यूज़र जो है वो अपने हिसाब से सोच के चीज़ लेगा। आर्टिस्ट का तो वही होता है ना, जैसे कोई सिंगर है, कोई डांसर हो गया, कोई पेंटर है, मूर्ति आर्किटेक्चर हो गया, अब वो आर्टिस्ट, वो एक तरह के आर्टिस्ट लोग ही है। सेम चीज़ 10 लोग एक मतलब एक सॉन्ग है, 10 लोग को अच्छा लगेगा, 10 लोग को अच्छा नहीं लगेगा। आ, कोई मूवी है, 10 लोग को अच्छा लगेगा, 10 को अच्छा नहीं लगेगा। पेंटिंग है, किसी को 5 लोग को अच्छा लगेगा, 10 लोग को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर अपने अपने हिसाब से मतलब निकालते रहेंगे। तो वो है कि अगर आप आर्टिस्ट बनने आए हो तो डिज़ाइन करियर आपके लिए नहीं है, आपको डिज़ाइनर बनना है तो आपके लिए करियर है। अवॉइड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो मैंने कहा, कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए।
इम्पेशेंट विथ आइट्रेशन। तो अगर आप सेम चीज़ एक चीज़ बार बार करने में आपको बोर लग रहा है, जो मैंने कहा कि आपको एक लॉगिन स्क्रीन 100 बार बनाने को दे रहे हैं 100 अलग अलग तरीके से, तो क्या आप वो बनाते बनाते बोर हो जा रहे हो? या फिर फिग्मा, या फिर मैं कहूँ कि डिज़ाइन आपको एक्साइट नहीं करता। आप सुबह उठते हो बट आप डिज़ाइन के बारे में नहीं सोचते, बस लाइक क्या फिर वही बोरिंग काम करना है। वो एक्साइटमेंट फिर नहीं है आपके करियर को लेके, तो देन वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लॉन्ग टर्म में एक डिज़ाइन करियर में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिज़ाइन एक अपने आप में ऐसा करियर है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं करोगे कुछ चीज़ तो आप ख़त्म हो जाओगे। ओके, नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आपको जस्ट एस्थेटिक से मतलब है, तो भी आपका डिज़ाइन करियर आपके लिए नहीं है। कांट हैंडल डेडलाइंस एंड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार आप इंडस्ट्री में जाओ तो आपके लिए ये बहुत बहुत मैटर करता है। लाइक किसी काम में जैसे सेल्स में टारगेट बेस्ड वर्क होता है, वैसे ही डिज़ाइनर के लिए डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर किसी को ज़बान दिया है कि इतने टाइम में ख़त्म करना है तो वो करना पड़ेगा। डिज़ाइनर शुड टेक डेडलाइंस मोर सीरियसली। मे बी इंजीनियर्स नहीं करते होंगे उतना, लाइक मैं टॉकिंग अबाउट जो कोड लिखते हैं या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स, बट डिज़ाइनर्स को अपना जो टाइम है आप स्पेंड कर रहे हैं आप डेडलाइंस पे, प्रेशर्स पे, उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को भी लेके सीरियस नहीं है, आप जैसे टिपिकल इंडियन माइंडसेट से चलते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो आप अपनी जॉब भी कल ही कर लीजिएगा, आप अपने डिज़ाइन करियर में मत घुसिएगा। एक्सपेक्ट अ स्टडी एंड प्रेडिक्टेबल करियर पाथ, कभी नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी एआई का ट्रेंड इतना चल रहा है, लोगों को नहीं पता क्या करना चाहिए। अब जिन लोगों को पता है एआई का यूज़ करके कैसे आगे बढ़ना है, उनके लिए करियर पाथ बहुत अच्छा है, बट जिनको नहीं पता वो ऊपर नीचे चलते जा रहे हैं। तो वो सेम एम्बिग्यूटी है, आपको एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी है, तो आप ये डिज़ाइन करियर आपके लिए नहीं है। लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल, जो मैंने 4 कोर स्किल की बात की, ऑब्जर्वेशन, अगर आप वो लैक करते हैं अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि डिज़ाइन इज मोस्टली अबाउट विजुअल्स राइट। आपने जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, गवर्नमेंट कितनी प्रॉब्लम पे काम कर ले, सोल्यूशन कर ले, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है, तो वो दिख नहीं रहा ना, आउटपुट में नहीं दिख रहा। वही होता है अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल का मतलब ये नहीं कि आपका एक पिक्सल इधर उधर हो गया, इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सामने वाले को दिख रहा है या नहीं वो चीज़ हो रही है, वो होना चाहिए। वो नहीं हो रहा आपके, आप नहीं कर पा रहे वो, तो फिर वो मैटर नहीं करेगा आपको अपने लॉन्ग टर्म के लिए, आपको भी डिज़ाइन करियर में नहीं घुसना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ डिज़ाइन एंड डिज़ाइन करियर। अब अब हम 2025 में हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई वुडंट से कि इतना है, वो जनरलाइज्ड में है, जहाँ पे हम कुछ पूछ रहे हैं उसी हिसाब से जवाब दे रहा है। वो जनरेटिव है, जनरलाइज नहीं हुआ है। हम कुछ पूछ रहे हैं उस हिसाब से जवाब, जनरलाइज तब हो जाएगा जब वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सारा काम करने लगेगा, चीज़ों को सोचने लगेगा कि ऐसे काम चलता है, तब वो बहुत टाइम है, लॉन्ग लाइफ, मतलब और ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अभी के लिए फ्यूचर ऑफ डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन करियर किस तरह से दिखता है, वो देख लेते हैं हम। तो ये जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, मे बी आई डोंट नो बहुत लोग को पता है या नहीं, जो ये ऑरेंज कलर का जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो रैबिट R1 है। उसके बाजू में है ह्यूमन AI पिन, रिंग है, उसके बाद अल्ट्रा ह्यूमन रिंग है जो आपका हेल्थ मॉनिटर करता है। उसके बाद है विजन प्रो। मैंने काफ़ी सारे आइकन्स रखे हैं, फिग्मा, ब्लेंडर, वेबफ्लो, स्प्लाइन, 3D और यूनिटी। नॉट फोकसिंग अबाउट कि आपको यही टूल सीखना है, बट 3D विल बी द फ्यूचर, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि पिछले 30 या 40 साल से जब से इंटरनेट आया तो हम उसी स्क्रीन्स पे चिपक के बैठे हैं। अभी भी अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने टैबलेट में, ब्राउज़र में, फ़ोन में ही देख रहे हैं। हम स्क्रीन्स पे चिपक के बैठे हैं काफ़ी, तो वहाँ से हटके दुनिया आगे जा रही है। जैसे नोकिया के CEO ने कहा था कि बाय 2030 मोस्टली स्मार्टफोन का
यूजेस डिक्लाइन होता रहेगा, मैं कुछ नई चीज़ें पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और आज जो कोई टूल्स दिख रहा है, कोई रैबिट R1, वो एक नया प्रोडक्ट है जो फ्यूचर के लिए, जो विजन प्रो है, एप्पल विजन प्रो एक नया प्रोडक्ट है जो आई डोंट से वो फ़ोन को रिप्लेस कर देगा पूरा, बट जो फ़ोन के अंदर हमने जो अब फ़ोन का जो बेसिक फीचर था ऑफ कॉलिंग, वो तो वहीं रहेगा, वहीं है, बट हमने जो इतने सारे अलग अलग फीचर्स ऐड कर दिए इसमें, वो हटके डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे पहले कैमरा अलग होता था, रेडियो अलग होता था, टेलीविज़न अलग होता था, अभी सब कुछ फ़ोन में है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक सैचुरेशन आता है एक प्रोडक्ट को लेके, जहाँ पे वो उसको तोड़ के फिर आगे निकलता है। तो वो सैचुरेशन कहीं ना कहीं आ चुका है या फिर शुरू हो चुका है। तो लोग अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और मोस्टली फिजिकल प्रोडक्ट्स पे। तो उस जगह पे या फिर उस जगह ट्रेंड जाएगा फ्रॉम द डिज़ाइन पर्सपेक्टिव। तो आपको ऐसे चीज़ें ढूंढनी है, फिर ऐसे जॉब रोल्स या फिर ऐसे स्किल्स सीखना है जो आपको फिजिकल और टेंजिबल डिज़ाइंस पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट जो है, जो स्क्रीन्स वाला, वो सब कर ही रहे हैं या फिर चल ही रहा है। बट अगर मैं कहूँ कि आपको 3D डिज़ाइन बनाना है, विद गेम बनाना है, वो अभी मुश्किल है, क्योंकि 3D एसेट्स ही मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। रेंडरिंग में टाइम लगता है, एसेट्स फ्री नहीं मिलते, जितना इजीली हमें इमेजेस मिल जाते हैं, पीडीएफ्स मिल जाते हैं, पीएनजी वीडियोस जिफ मिल जाते हैं, उतना इजीली हमें 3D एसेट्स नहीं मिलते, और वो हार्ड टू इम्प्लीमेंट भी होता है। तो वो साइड पे भी हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे स्पाटियल डिज़ाइन हो गया, AR VR डिज़ाइन हो गया, बिहेवियरल डिज़ाइन हो गया, सस्टेनेबल डिज़ाइन हो गया। तो ये सारे आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन और 3D डिज़ाइन की कैटेगरी में। तो ऐसी सभी चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और ज़्यादा उस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए। तो अगर ऊपर आपको दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है बिहेवियरल डिज़ाइन, डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन ये हो गया कि काफ़ी सारे जो डेटाज है, डेटा इतना हैवी हो चुका है ना कि लोग बोर हो चुके हैं स्क्रीन्स को देख के, पढ़ के। तो अभी देख रहा होगा कि डैशबोर्ड का जो ट्रेंड है वो काफ़ी चल रहा है कि सबको एक डैशबोर्ड चाहिए। लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना BI, पावर BI निकाला था, एक्सेल का अपग्रेडेड फॉर्म। वही है कि अब लोग नंबर्स पढ़ के, डेटाज टेक्स्ट फॉर्म में देख के बोर हो चुके हैं, उनको एक थोड़ा एक्साइटमेंट GUI चाहिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिससे वो थोड़ा खुश हो सके, उसको देख के थोड़ा मज़ा आया उनको। फिर आ गया हमारा AR VR डिज़ाइन, बायो डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, मोस्टली जो प्रोस्थेटिक आर्म्स हो गया या फिर लेग हो गया, तो वो बायो डिज़ाइन में आ जाता है। अब वो थोड़ा बहुत ही हाई लेवल पे आ गया। जैसे डिजिटल ट्विन डिज़ाइन, ये हो गया रिस्पॉन्सिवनेस, जो आपको फ़ोन में दिख रहा है वही आपको डेस्कटॉप में दिख रहा है, ब्राउज़र में दिख रहा है, वही आपको अपने घड़ी में भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्पाटियल डिज़ाइन में भी वो दिखाया। तो वो एक डिजिटल ट्विन होना चाहिए। इमर्सिव एक्सपीरियंस, अगेन वो AR VR के अंदर आता है। AI इंटरेक्शन डिज़ाइन चल ही रहा है, ChatGPT में काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है। वॉइस UI, वो भी ChatGPT में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन, अब देखिए जो नथिंग फ़ोन है, तो उन्होंने, अपनी जो कंपनी है, वो सस्टेनेबल डिज़ाइन पे काम किया, बहुत सारे रिसाइकलेबल मटेरियल्स यूज़ करके वो अपने फ़ोन्स को बना रहे हैं। तो वो डिज़ाइन की तरफ काफ़ी आगे बढ़ेगी कंपनी, दुनिया, क्योंकि हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके चीज़ों को बनाना एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, और जो चीज़ बनी हुई है उसको तोड़ के, लाइक जो E वेस्ट है उसमें से सर्टन मेटल, सर्टन अमाउंट ऑफ जो चीज़ हमें चाहिए उसको निकाल के फिर उसको रिस्ट्रक्चर करना, एक डिफरेंट डिज़ाइन प्रोसेस। तो सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन के साइड में भी लोग ज़्यादा जाने का प्रेफर करेंगे। फिर आ जाता है स्पेक्युलेटिव डिज़ाइन और एथिकल डिज़ाइन। एथिकल मतलब बेसिकली हम ग्रे पैटर्न का थोड़ा यूज़ कम रखें। ग्रे पैटर्न मतलब हो गया जैसे कि अपसेलिंग होता है कि 999 का है नहीं, बट 1199 का ले लो। या फिर हम पॉपकॉर्न लेने जाते हैं तो 299 का होता है, पर लार्ज 599 का। तो जो डिफरेंस होता है हल्का सा, तो वो अपसेलिंग होता है। वो एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, बट वो ग्रे जोन में आता है कि कर सकते हैं। तो हमें एथिकल डिज़ाइन बनाना चाहिए जहाँ पे यूज़र को तकलीफ़ ना हो चीज़ों। तो अभी तक हमने बात किया कि किस तरह के स्किल्स आपको चाहिए, कैसे आप बेटर डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्यों आपको डिज़ाइनर नहीं बनने चाहिए, क्या थोड़ा एक्सपेक्टेशंस आप सेट करके आए ताकि रियलिटी आपको हिट ना हो जैसे आप इंडस्ट्री में घुसे।
ये सारी चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से समझाया, किस तरह के डिज़ाइन जॉब रोल से जो फोकस होने वाले हैं, कहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो आपको समझाया। बट अब कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 3 तरह के बताऊँगा। एक हो गया आपको अगर फ्रीली शुरू करना है क्योंकि बस आपके पास रिसोर्सेज लाइक मॉनेटरी वैल्यू कम है, आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, आप फ्री में एटलीस्ट शुरू करके देखना चाहते हैं कि कैसे क्या मैं डिज़ाइन करियर या फिर फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता हूँ या नहीं। दूसरा मैं दिखाऊंगा पेड। अब मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं दिखा रहा, पर्सनली जो मैंने चीज़ें यूज़ की है, जो सारी वेबसाइट्स पे मैं पे करके खुद पढ़ता हूँ, जहाँ से मुझे नॉलेजेस गेन होता है अच्छे से डिज़ाइन के, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरा हो गया कि जो लोग डिज़ाइन फील्ड में है अभी भी और थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना है स्किल वाइज, तो उनके लिए। तो तीनों चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम। तो अगर ये होता है हमारा कहाँ से, तो अगर आपको फ्रीली पढ़ना है तो ये कुछ वेबसाइट्स है जो मैंने आपको दिया है। तो सबसे पहला है, यह है गूगल का सर्टिफिकेशन। अभी सारे वेबसाइट्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप क्लिक करके एक एक करके आप देख सकते हैं। अब गूगल सर्टिफिकेशन बेसिकली एक सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ डिज़ाइन ऑन द डिज़ाइन। ये पर्टिकुलरली यूएक्स डिज़ाइन पे है और इसके साथ आपको बेसिक डिज़ाइन का एक नॉलेज भी मिल जाता है। इसके बाद है m3.material.io। अब यहाँ पे आपको अगर विजुअल डिज़ाइनर की तरह आप काफ़ी इंक्लाइंड हो रहे सजाने के लिए, आप या फिर आपको मोबाइल गाइडलाइंस के बारे में समझना है, फिर गूगल डिज़ाइन कैसे हो काम करता है, लाइक गूगल का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से इंस्पिरेशन है, या फिर आपको वहाँ से इंस्पायर लेना है, तो आपको वो पूरा material.io से मिल जाएगा। सेम एक दूसरा है developer.apple.com। जैसे ये गूगल डिज़ाइन के लिए वैसे एप्पल के लिए। तो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, क्या ग्रिड यूज़ करते हैं, आइकन्स किस तरह से होते हैं, एवरीथिंग अबाउट दैट डिज़ाइन सिस्टम इज़ अवेलेबल यहाँ पे। आपको काफ़ी सारे इनके टेम्पलेट्स या फिर फिग्मा फाइल्स या फिर स्केच के फाइल्स मिल जाते हैं, जिसको आप यूज़ करके आइट्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। अब ये तो हो गया सर्टिफिकेशन और थियोरेटिकली लर्निंग्स के लिए। फिर मैं फोकस करता हूँ इस पे awards.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको विजुअल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको अगर आपको समझना है विजुअल्स को आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, awards.com इज़ अ गुड प्लेस। आपको प्रोटोटाइपिंग करना है, आपको 3D व्यू देना है, इलस्ट्रेशन डिज़ाइन के रिलेटेड, विजुअल्स के रिलेटेड जितनी चीज़ें वो आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर आते हैं हम producthunt.com पे। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्ट होती है और बेसिकली ये हेल्प करती है आपको समझने में कि कौन किस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढ रहा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स का वेबसाइट है या फिर टेंजिबल चीज़ें मिलती है, बट कौन, अब कुछ चीज़ों को देख के आपको लगता होगा ये प्रॉब्लम कैसी हो सकता है, बट होता है कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम, किसी कंट्री के लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है, किसी छोटे से शहर के लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एक यूनिक सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं, तो प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड ऑल दोज थिंग्स। सेम जैसे गूगल सर्टिफिकेशन था वैसे ही nngroup.com है। ये आपको एक बेसिक यूएक्स के फोकस पे देगा। जो गूगल सर्टिफिकेशन है वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देता है यूएक्स एंड यूआई बोथ। बट जो NN ग्रुप है, नेल्सन एंड नॉर्मन, जिन्होंने ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स, ह्यूरिस्टिक्स, एक्सेसिबिलिटी और इस पे लिखा है सब चीज़ें, उन्हीं पे है। तो बेसिक ट्रेनिंग, ये फ्री कोर्स है जहाँ पे आपको यूएक्स का बेसिक्स आपको समझाएगा। फिर आता है लॉज ऑफ यूएक्स। यहाँ पे 25 to 30 यूएक्स के लॉज है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अप्रॉक्सीमिटी हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, फिट्स लॉ हो गया, वाइट स्पेस बैलेंस, काफ़ी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप लॉज ऑफ यूएक्स में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है W3WAI कोर्स। ये है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। अब एक्सेसिबिलिटी एक लॉन्ग चीज़ है, आपको ये इन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए, वो यूएक्स का एक थोड़ा इन डेप्थ पार्ट है। तो जो लोग NN ग्रुप में से यूएक्स बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं वो उनके लिए W3.org से एक्सेसिबिलिटी का फाउंडेशन कोर्स कर लेना बेटर होता है, समझने के लिए कि आप डिज़ाइन को एक्सेसिबल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए CD आपने बनाया,
बैंक के बाहर सीढ़ी आपने बनाया, बट तो वो एक्सेसिबल कैसे है एक व्हील चेयर वालों के लिए, या फिर किसी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, तो वो होता है एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हेल्प करता है उसको समझने में। फिर हम आते हैं SDGs.UN ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये बेसिकली यहाँ पे आप अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ढूंढ सकते हैं, आपको हेल्प होगा ढूंढने में। फिर आ गया नॉर्मल हमारा medium.com, जहाँ पे आपको आर्टिकल्स पढ़ना है डिज़ाइन के रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई भी डिफरेंट टॉपिक्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे एक्चुअली मेरे जैसे डिज़ाइनर्स या फिर मेरे जैसे हैं जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं पढ़ के, और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर न्यू पर्सनस टू अंडरस्टैंड। और medium.com का जो GUI है, जो इंटरफेस है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फॉर द यूज़र एंड बोथ फॉर द पीपल हु आर राइटिंग ऑन इट, तो एक अच्छा वेब प्लेटफॉर्म है। उसके बाद है red.org। अब ये फोकस है उन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स पे बेसिकली। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिस्ट होते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है वो कितना एस्थेटिकली गुड है, मिनिमल है, यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उस हिसाब से इनको रेड डॉट विनर का एक कैटेगरी या फिर अवार्ड मिलता है। तो एक अच्छी जगह है यहाँ पे आपको गुड डिज़ाइंस का इंस्पिरेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टार्ट फॉर फ्री। तो अगर आपको अभी आपने ये ख़त्म कर लिया और पैसे कहीं पे करना है, या फिर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है डिज़ाइन की, मैं मान के चल रहा हूँ, और अच्छी है, तो आप पे एंड लर्न कर सकते हैं सेम medium.com। वहाँ पे आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं जो अच्छे डिज़ाइनर्स हो गए, या फिर निक बबीच जो uxplanet.org का फाउंडर है, काफ़ी सारे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जो उसमें लिखते हैं, और उनकी एक मेंबरशिप कॉस्ट होती है, तो वो आप पे करके वहाँ पे आप अच्छे खासे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इंटरेक्शन डिज़ाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो डॉन नॉर्मन सर ने बनाया था, जो वर्ड HCI है जिसको हम आज UX बोलते हैं, द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसको बहुत लोगों ने यूज़र एक्सपीरियंस का नाम दे दिया है। तो वो उन्हीं का कोर्स है, उन्हीं का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं। उन काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, और ये लगभग से 6,500-7,000 का आता है, 1 साल का रहता है, और इसके अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं सारे एक्सेसिबल होते हैं, और उसके साथ इनके कुछ मास्टर क्लासेस भी होते हैं जो आप कर सकते हैं एनरोल। इसका मैं अपना खुद का रेफरल लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको 1 मंथ का एक फ्री एक्स्ट्रा मंथ आपको मिल जाएगा। उसके नीचे सेम मैंने एक्सेसिबिलिटी का कोर्स दिया है, आप उसको पे कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ रेफरल लिंक है नहीं, आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सेम NN ग्रुप है। और उसके बाद आता है अपग्रेड। अब अपग्रेड मोस्टली एक बूट कैम्प काइंड सिचुएशन है, जहाँ पे अगर किसी को कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे या फिर ऐसे प्रोफेशन में जिनको एक सर्टेनिटी चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक पहली मेरी जॉब लग जाए, तो अपग्रेड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगा। उनके करिकुलम जाके उनके जितने कॉन्सेप्ट्स है जो भी पढ़ा रहे हैं, और टॉकिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए वहाँ से, उसके बेसिस पे मैंने इसको ऐड किया है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मसई स्कूल से डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, बट हाल फिलहाल वो उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने डिज़ाइनिंग एज अ कोर्स हटा दिया, तो आप वहाँ से तो नहीं पढ़ सकते। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है पढ़ने के लिए। और तीसरा आ जाता है मेंटरशिप। जो डिज़ाइनर्स हैं जो 2-3 साल गुजार सके बट एक स्टैगनेंट लाइफ जी रहे हैं, वो एक स्टैगनेंट एक ही पोजीशन में 3-4 साल से है, तो उनके लिए स्पेसिफिक है आप मेंटरशिप गाइडेंस लीजिए टॉपमेट और ADP लिस्ट में से। अब ADP लिस्ट में से आपको काफ़ी सारे फाउंडर CEOs मिल जाएंगे जो आपको 1-to-1 गाइड ऑन कर लेंगे कि कैसे आप अपने करियर में ही ट्रांजिशन कर सकते हैं डिज़ाइन फील्ड में। काफ़ी लोग होते हैं डिज़ाइन से कंटेंट राइटर, SEO, मार्केटर बन जाते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत डिफरेंट काम करके आए होते हैं और डिज़ाइनिंग का फील्ड में फोकस करते हैं। अब उसमें प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, काफ़ी सारे रोल्स हैं उसमें। आपको कंफ्यूज है, आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे क्या जाना है, तो आप ये प्रोफाइल ADP लिस्ट जा सकते हैं। उसके साथ टॉपमेट भी सेम वही, मैं कह सकता हूँ एक इंडियन वर्जन है या फिर इंडियन कॉम्पिटिटर है ऑफ ADP लिस्ट।
वो सेम चीज़ टॉपमेट भी करता है, बट टॉपमेट में मेरे जैसे लोग भी हैं जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है थोड़ा डिज़ाइन को लेके, और हम लोग फाउंडर या सीईओज तो नहीं है, बट मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा खासा डिज़ाइन एक्सपीरियंस या फिर अपने डोमेन में अच्छा नॉलेजेस होता है, और वो थोड़ा हेल्प आउट करते हैं अपने फेलो डिज़ाइनर्स या फिर अपनी कम्युनिटी में। तो आप मेंटरशिप लेना शुरू कर लीजिए, उससे आपको अपने करियर में ग्रो करने का हेल्प करेगा। ये जो सारी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में वापस से डाल दूँगा, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं।